हिदायत की कि वो सरमायाकारों के मसाइल एक छत तले कम से कम मुमकिना वक्त में हल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएं। आज इस्लामाबाद में हाउसिंग, तामीरात और तरक्की के बारे में कौमी राबता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो मुल्क में कम लागत के रहायशी मंसूबों के लिए अमल को बेहतर और आसान बनाने के लिए इक़दाम करें। वजीर आजम ने कहा कि 14 खरब रुपए की मालियत के 70,000 से जायद रिहायशी मंसूबों की मंजूरी दी गई है, जिससे तामीरी सनत पर 73 खरब का मजमूई मुनाफा हासिल होगा और रोजगार के 12 लाख मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है कि कुल 80,000 दरखास्तों में से 35,420 मंजूर की गई हैं और अब तक 13,407 दरखास्त गुजारों में कुल 46 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। इजलास को बताया गया कि 2018 से अब तक 1,61,924 रहायशी यूनिटों की मंजूरी दी गई, जिनमें से 45,191 यूनिट ज़ेर तामीर हैं और 20,898 मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारतों को हिदायत की है कि वो मतलूबा अहदाफ के हुसूल में कौमी मफाद को बलीन तरजीह दें। आज इस्लामाबाद में 10 बेहतरीन वज़ारतों और डिवीजनों में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मौसर पॉलिसी साजी और बेहतर नज़्म व नसक से अवामी मसाइल का हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क को खुद कफील बनाने के हदफ के हुसूल के लिए वज़ारतों की बेहतर कारकर्दगी इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो अच्छे नज़्म व नसक पर मरकूज है और हमारा बुनियादी मकसद अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म ने एतमाद का इजहार किया कि बरामदात में इजाफा, दरामदात में कमी और गुर्बत का खात्मा कौमी अहमियत के अहम तरीन शोबे हैं। उन्होंने इक्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए गैर रवायती तरीके तलाश करने पर जोर दिया। बाद में वज़ीर आज़म ने शानदार कारकर्दगी पर 10 वज़ीरों को तारीफी असनाद दी। इन वजारतों में मवासलात, मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात, खात्मा, गुर्बत और समाजी बहबूद डिवीजन, वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत, इंसानी हुकूक, सनत व पैदावार, कौमी सलामती डिवीजन, तिजारत, दाखिला और कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहक़ीक़ शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरे मुल्कों को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में शामिल होने और सरमायाकारी की दावत देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जोग्राफियाई मईशत और मईशत को मुस्तहकम बनाना है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फूडान यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर डॉक्टर एरिक ली को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के बारे में बढ़ते शुकूक का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान समझता है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और गवादर मंसूबा उसकी जोग्राफियाई मईशत की तरक्की का एक बड़ा मौका है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने मुश्किल की घड़ी में हमेशा एक दूसरे से ताउन किया है। उन्होंने मसला कश्मीर के बारे में एक सवाल पर कहा कि बदकिस्मती से भारत कश्मीरी अवाम को उनका हक खुदइरादियत देने से इनकार कर रहा है, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जमानत दी है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मजालिम का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा यह अलमिया है कि ऐसा भारत की मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को होश के नाखुन लेने चाहिए, बसूरत दीगर इससे सिर्फ खुद भारत को ही नुकसान होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान से बचा जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत पर पाबंदियों से मुल्क में सिर्फ बदअमनी और इंतशार फैलेगा और एक कमजोर हुकूमत आलमी दहशतगर्दों पर काबू नहीं पा सकेगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद 15% इजाफा किया है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि तनख्वाहों में एक साल में मजीद इजाफा होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बना रहे हैं और इस मंशूर को मद्देनजर रखते हुए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मुमलकत फरूख हबीब ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाने में नाकाम रहेगी। आज इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के दावों को मज़ाक़ाखेज़ करार दिया। वज़ीर मुमलकत ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमतों ने कौमी खजाना लूटा और अपने ज़ाती मफादात की खातिर काम किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने पार्लियामेंट में हमेशा यकजहती का मुजाहरा किया है और ये ताउन हमारे दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक जारी रहेगा।
ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہمیشہ ہم جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے ہیں اور ہمیشہ حکومت کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ 3.5 سال سے جو ہے وہ ہمارا اتحاد قائم ہے۔ ہر وقت ہمیں یہی بات کی جاتی ہے جی اتحادی ناراض ہیں، اتحادی ناراض ہیں۔ اتحادیوں جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، ان کے تحفظات کو بھی ہم نے دور کیا ہے اور ان کی جو جائز چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان تمام دوست ملکوں سے معیشت، تجارت اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات برونائی دارالسلام کے نامزد ہائی کمشنر، الجزائر اور یونان کے نامزد سفیروں اور موریتانیہ اور البانیہ کے نان ریزیڈنٹ نامزد سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقات کی اور اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ صدر نے نئے سفیروں کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ پاکستان اور دوست ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ملک میں کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے مختلف اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جن سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی تجارتی اداروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا اور عالمی برادری سے کہا کہ وہ بھارت سے جواب طلب کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق یہ تنازع حل کرنے میں مدد دے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ مادر وطن کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے فوجیوں کی بے مثال قربانیوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے 18 سیکورٹی اہلکاروں کے ورثاء سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پوری قوم کو ان شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بلوچستان کے علاقے کیچ میں شہید ہونے والے 10 سپاہیوں کے اہل خانہ کو بھی ٹیلی فون کیا اور جانوں کے اس المناک نقصان پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے سازگار ماحول اور مراد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اتصالات انٹرنیشنل ہیٹن ڈاؤڈیر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خصوصاً آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے متحدہ عرب امارات کو پاکستان کا ایک بڑا اقتصادی شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دبئی سے کاروباری اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اتصالات اور نجکاری کمیشن کے درمیان تصفیہ طلب مسائل حل کرنے اور پائیدار حل کی جانب پیش رفت کی اہمیت اجاگر کی۔ پاکستان اور برطانیہ نے عالمی برادری پر افغانستان میں انسانی اور معاشی بحران سے بچنے کے لیے رابطے میں رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ عزم آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کے درمیان ایک ملاقات میں ظاہر کیا گیا۔ فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت کثیر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات ایئر اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اپنے بیان میں قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں پر لازم ہے کہ وہ افغانستان کے معیشت، تعمیر نو، بحالی اور انسانی ضروریات میں مدد کے ذریعے اس کے ساتھ تعمیری انداز میں روابط برقرار رکھیں۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر نے کہا کہ ان کا ملک جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئندہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جہاں بے گناہ شہریوں کو انتہا پسند ہندوتوا سوچ کے مظالم کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بات حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں آرٹس کی ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گاندھی اور نہرو کے بھارت پر ہندوتوا سوچ کا راج ہے، جو علاقائی امن و ہم آہنگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے صوبے کرناٹک میں ایک مسلمان لڑکی کو ہراساں کرنے کے حالیہ واقعے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو بھارت میں بدترین امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت ہندوتوا سوچ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور عالمی برادری کو کرناٹک جیسے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آج اسلام آباد میں پائیدار امن، جامع شرح نمو اور مشترکہ ترقی کے لیے کثیر جہتی سفارتکاری کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس عزم اور تجربہ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کثیر جہتی فورمز پر ایک نمایاں آواز ہے جو پائیدار اور مساوی ترقی، ماحولیاتی تبدیلی، قرضوں میں سہولت، بدعنوانی کے خاتمے، رقم کی غیر قانونی منتقلی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام سے متعلق امور کا بھرپور حامی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں نئی عبوری انتظامیہ کے ساتھ تعمیری اور پائیدار روابط کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی سفارتکاری کو تیز کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ بیان کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے تبصرے کو پاکستان نے بلا جواز اور غیر منطقی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے آج اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستان 2020 اور 2021 میں جاری کردہ اپنے دستاویزی ثبوت کے ذریعے سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کی گھناؤنی مہم کے ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی پیش کر چکا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی مدد سے بے چینی پھیلانے کی حالیہ گھناؤنی کوششوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر پر جھوٹے دعووں سے نہ تو تاریخی حقائق بدل سکتے ہیں اور نہ ہی جموں و کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی حیثیت ایک قابض کی ہے جو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وادی کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو بدلنے اور وہاں آبادی کے تناسب میں رد و بدل کے لیے بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو کشمیری عوام، پاکستان اور بین الاقوامی برادری مسترد کر چکے ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت کو بے سود قسم کے جھوٹے اور گمراہ کن دعوے کرنے کی بجائے اپنی غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے اور آزادانہ اور غیر جانبدارانہ اس تصواب رائے کے ذریعے کشمیریوں کو اپنا مسلمہ حق خود ارادی استعمال کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ممتاز کشمیری آزادی پسند رہنما محمد مقبول بٹ کی شہادت کی 38ویں برسی کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، میر وائس عمر فاروق اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی ہے۔ بھارت میں کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے کی پاداش میں محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر ان کا جسد خاکی جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ ادھر سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر حصوں میں پوسٹرز آویزاں کیے گئے جن کے ذریعے لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ کل نماز جمعہ کے بعد محمد مقبول بٹ، محمد افضل گرو اور دیگر کشمیری شہداء کے لیے دعائیہ اجتماعات کا انعقاد کریں۔ ادھر بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے کرناٹک میں حجاب سے متعلق تنازع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت بھارت خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس سال کورونا کی وبا کے خاتمے کے لیے فوری سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں 2022 کے لیے ٹولز ایکسیلریٹر ایکسس ٹو کووڈ-19 آگاہی مہم کے آن لائن آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا اس وبا کو اس سال شکست دی جا سکتی ہے، تاہم یہ اس صورت ممکن ہے جب تمام لوگوں کے لیے ویکسین، ٹیسٹ اور علاج معالجے کی سہولت کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ نے رواں برس 90 لاکھ نادار افغانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم افغانستان کے دور دراز تمام دیہی علاقوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ خوراک و زراعت کے ادارے نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے 6 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر امداد حاصل کر کے افغانستان کو فراہم کی ہے۔ ادارے نے یہ بھی کہا کہ اس امداد سے غریب ایشیائی ملک میں غذا کے تحفظ اور روزگار کی فراہمی کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ برطانیہ نے روس سے کہا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے یوکرین کی سرحدوں سے فوجیوں کو واپس بلائے۔ برطانوی وزیر خارجہ ٹریس لیس نے
मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन की सरहदों पर तैनात फौज और असलहा किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस वक्त ये एक इंतहाई खतरनाक जगह पर है। नेटो ने यूक्रेन के सरहदी तनाज़े के सिफारती हल की खातिर रूस को मुज़ाकरात के लिए नए दौर की पेशकश की है। यह बात फौजी इत्तेहाद के सरबराह जेन्स स्टोल्टनबेरी ने बर्लिन में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लेवरोव को एक खत भेजा है जिसमें तनाज़े के सिफारती हल की गरज से नेटो रूस कौंसिल में इजलासों के दौरान मुज़ाकरात जारी रखने की पेशकश बार बार की गई है। इंडोनेशिया ने 6 गाफिल जंगी तैयारे खरीदने के लिए फ्रांस से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि फ्रांस एशिया बहरुल काहिल खत्ते में फौजी ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए कोशां है। इस ज़िम्न में मुआहदे पर फ्रांसीसी वज़ीर दिफा के दौरे जाकार्ता के मौके पर दस्तखत किए गए। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगदिशो में आज एल गाब जंक्शन पर एक खुदकुश हमले में 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। आज लाहौर में 7वें पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मई के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 9 ओवर्स में 73 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मई ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। उधर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 50% शायकीन के साथ मैच कराने की इजाजत दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स तमाम 5 मैच जीतकर सरे फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मई चौथे और कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर हैं। कराची किंग्स ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों और 5 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है। ऐलान करता स्क्वाड में 3 तब्दीलियां हैं। हारिस रऊफ और शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इन दोनों खिलाड़ियों को बिलाल आसिफ और आबिद अली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया, जबकि यासिर शाह को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। ऐलान करदा 16 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड के कप्तान बाबर और नायब कप्तान रजवान हैं। दूसरे खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम और हारिस रऊफ हैं। हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और साजिद खान, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने नलतर में जारी सरमाई खेलों में 29वें कौमी स्की चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसकी मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे शेर मोहम्मद से। नलतर के मुकाम पर होने वाले 29वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप के तकरीबन मेडल गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के एथलीट ने हासिल किए। चेयरमैन एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एयर मार्शल मुगीस अफजल इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने स्की की तरक्की के लिए पाकिस्तान स्की फेडरेशन और पाकिस्तान एयरफोर्स की काविशों को सराहा। उन्होंने कौमी स्की चैंपियनशिप जीतने वाले स्कीयर्स को मुबारकबाद दी। सलालम और जॉइंट सलालम मुकाबलों में दोनों सोने के तमगे जीबी स्काउट्स के एथलीट जाहिद अब्बास ने हासिल किए। इसी तरह जॉइंट सलालम में जीबी स्काउट्स के खिलाड़ी वकास आजम ने सिल्वर मेडल, जबकि मीर नवाज ने कांसी का तमगा जीत लिया। सलालम के मुकाबले में सिल्वर मेडल मीर नवाज और कांसी का तमगा पाक आर्मी के अब्दुल जहान ने हासिल किए। स्नो बोर्डिंग के मुकाबले में खालिद हुसैन ने सोने का तमगा, जाहिद अब्बास ने सिल्वर मेडल, जबकि हिंदोकुश के अली अब्बास ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। कौमी स्की चैंपियनशिप में 10 टीमों के 75 एथलीट्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। बाद में मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले एथलीट्स में ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे मैचों की सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया है। कराची में होने वाली 3 मैचों की सीरीज में निसार अली टीम के कप्तान होंगे और जफर इकबाल नायब कप्तान होंगे। सीरीज के मैच 28 फरवरी से 3 मार्च तक खेले जाएंगे। 17वीं बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली आज दरावट फोर्ट बहावलपुर में शुरू हो गई। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे रिजवान अब्बास से गुफ्तगू में पंजाब के सियाहती तरक्की के इदारे के इवेंट मैनेजर मोहम्मद नुमान ने कहा कि आज रैली के क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चैंपियंस हॉकी लीग का आगाज आइंदा माह के पहले हफ्ते में लाहौर में होगा।
इस सिलसिले में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन जावेद चौहान की जेर सदारत एक इजलास आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में हुआ। 3 रोजा कालाम स्नो स्पोर्ट फेस्टिवल कल सवात में शुरू होगा। फेस्टिवल में सरमाई स्पोर्ट्स मुकाबले, रीजनल कल्चर और मौसीकी पर मबनी परफॉर्मेंसेस शामिल होंगी। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। स्टेट बैंक ने सरमाया की मंडी में 8 रोज के लिए 414 अरब रुपए शामिल किए हैं, जिस पर शरह मुनाफा 9.82% है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी को बहाल किया है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नवीद हैदर शराजी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर लेवलाइड फ्रांसिस्को ने कहा है कि पाक अर्जेंटाइन दो तरफा तिजारत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप लाजमी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 399 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 45,940 पॉइंट्स पर बंद हुआ और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,07,639 रुपए रही। अब चलते हैं हम फन की दुनिया में। मुमताज नॉवेल निगार और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया की पहली बरसी आज मनाई गई। हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास की रिपोर्ट। शाइस्ता गुफ्तगू, लबो लहजा, आजी और इंकिसारी और पहनावे से बरे सगीर की मुस्लिम तहजीब का सरापा नजर आने वाली फातिमा सुरैया बजिया का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता अदबी घराने से था। फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन के जिले कर्नाटक में पैदा हुई और क़याम पाकिस्तान के महज 1 साल बाद 1948 में अपने खानदान के हमरा कराची मुंतकिल हो गयी। फातिमा सुरैया बजिया पाकिस्तान की अदबी दुनिया का रोशन सितारा थी। उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के लिए लातादाद ड्रामे लिखे और पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तिदाई दिनों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। फातिमा सुरैया बजिया के लिखे गए मारूफ ड्रामों में शमा, अरूसा, अफशा, ससी पन्नू और दीगर काबिल जिक्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अदबी खिदमात पर उन्हें 1997 में तमगा हुस्न कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अदब का ये रोशन चराग 10 फरवरी 2016 को 85 बरस की उम्र में कैंसर से जंग लड़ते हुए तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गया, लेकिन वो अपनी तहरीरों से आज तक उर्दू अदब में जिंदा हैं। पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल ने सादक़ैन फाउंडेशन यूएसए के ताउन से आज मुमताज फनकार सादक़ैन की 35वीं बरसी के मौके पर उनकी याद में सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम किया। इस मौके पर वज़ीर ममलकत और सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद असफर अहसन ने दस्तकारियों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। सियाहत से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आज़म जमील ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सराहा है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार तारीखी पेशावर म्यूजियम, गुरकतरी और सिटी हाउस पेशावर के दौरे के दौरान किया। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने हवा का म्यार जांचने का जदीद स्टेशन कायम कर दिया और मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी बन गई जिसके पास इसके जदीद तरीन आलात मौजूद हैं। नस्ट ने मकामी और अमरीकी सफारत खाने के ताउन से मकामी तौर पर तैयार करदा एयर क्वालिटी आला तैयार किया और इसे मकामी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने तैयार किया है। साइंस में खवातीन और लड़कियों के किरदार के हवाले से आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल मनाया जाएगा। यह दिन मनाने का मकसद साइंस के मैदान में न सिर्फ खवातीन और लड़कियों के किरदार को तस्लीम करना है, जिसमें वो न सिर्फ तब्दीली के मुहर्रिक बल्कि इस्तेफादा करने वालों में भी शामिल हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात ने मुल्क भर में 5G टेलीकॉम सर्विसेज के नीलामी के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब मुल्क भर में मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं इशरत साकिब से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज मुल्क के चंद बड़े शहरों के कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 8, कराची 14, पेशावर मुजफ्फराबाद 4, कोयटा -4, मरीज 0, श्रीनगर -2 और जम्मू 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के जरिए तेज रफ्तार सनअतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि मुल्क में कम लागत घरों के मंसूबे का अमल बेहतर और आसान बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। सदर ममलकत ने तमाम दोस्त मुल्कों के साथ दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा किया है। पाकिस्तान और बरतानिया ने आलमी बिरादरी पर अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये और इक़्तिसादी बहरान से बचने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि भारत में कर्नाटक जैसे वाक़यात का नोटिस लिया जाए। और लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के दूसरे मरहले में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्ला, सुपरवाइजर शोबे उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क इमरान लतीफ, मुदीर फॉरेन डेस्क कंवल शमीम, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर अलियास सफ्तर, मुदीर आला नसरुल्लाह नजम, निगरानी आला अब्दुर रऊफ खान, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशरत साकिब और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।